नमस्कार, मेरा नाम है ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी आरओ, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी का प्री होने की संभावना है, जिसको देखते हुए हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग्स। इस टॉपिक में आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलेंगे, तो अगर आप इस वीडियो का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक पेपर और पेन साथ में रख लें। दोस्तों, इंडियन पेंटिंग के बारे में कह सकते हैं कि भारतीयों ने इसमें पौराणिक काल से ही महारत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स ने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन का काम किया है, जिसके कारण हमें उस वक्त की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग शब्द का नाम लेते ही हम सबके जहन में जो नाम आता है वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इन गुफाओं से हमें अपर पेलियोलिथिक, उत्तर पुरापाषाण काल, मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल, चाकोलिथिक, ताम्रपाषाण काल, अर्ली हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक काल, मेडाइवल, मध्यकाल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ प्री हिस्टोरिक शब्द को थोड़ा क्लियर कर दूं कि प्री हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जिसकी शुरुआत मनुष्य के धरती पर दिखाई देने से लेकर लेखन के आविष्कार होने तक चलती है, मतलब लगभग 10,000 साल पहले तक। इस समय को 3 भागों में बांटा गया है: पेलियोलिथिक यानी पाषाण काल, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। अब पाषाण काल के भी 3 भाग होते हैं: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। अब आप समझ गए होंगे कि भीमबेटका जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अवशेष अपर पेलियोलिथिक मतलब पाषाण काल का आखिरी वाला पार्ट और मीजोलिथिक वाले समय से मिलती हैं। जनरली चट्टानों पर की गई पेंटिंग्स को पेट्रोग्लिम्स कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वगंकर ने 1957-58 में इन गुफाओं के बारे में दुनिया को बताया और तब पता चला कि ये कलाकारी लगभग 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी है। इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये जू रॉक शेल्टर यानी जीव चट्टान आश्रय के नाम से प्रचलित हैं, क्योंकि यहाँ जानवरों की पेंटिंग्स जैसे कि हाथी, गेंडा, सांप, बारहसिंगा, चित्ती वाला हिरन, बैल, भालू, बाघ आदि अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के मुख्यतः 3 काल हैं: अपर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और चाकोलिथिक। अगर मैं अपर पेलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल की बात करूं तो रॉक शेल्टर की दीवारें क्वार्टजाइट की बनी हुई हैं, इसलिए रंगों के लिए मिनरल्स का प्रयोग करते थे। जो सबसे फेमस मिनरल है वो है गेरू यानी कि ऑक्रे, जिसको चूना और पानी के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता था। बड़े जानवरों को बनाने में सफेद, गहरे लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। शिकार का चित्र बनाने में हरे रंग का प्रयोग किया गया है और मनुष्य की आकृतियां लाल रंग से बनाई गई हैं। इस समय की पेंटिंग्स बड़े आकार की होती हैं। वहीं अगर हम मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो लाल रंग का डोमिनेशन देखने को मिलता है। इस समय के सबसे फेमस सीन हैं ग्रुप हंटिंग यानी मिलकर झुंड में शिकार वाली पेंटिंग्स, ग्रेजिंग एक्टिविटीज यानी कि घास चराने वाली पेंटिंग्स, राइडिंग यानी कि घुड़सवारी वाली पेंटिंग्स को देखा जा गया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय का जो रहन सहन था वो व्यवस्थित हो गया था। वहीं चाकोलिथिक पीरियड में पीले और हरे रंग का डोमिनेशन देखने को मिलता है। बैटलफील्ड्स जिसमें हाथी, घोड़ा, तीर, कमान दिखते हैं। कुछ पेंटिंग से पता चलता है कि खराब मौसम से बचने के लिए जानवरों की खाल निकालना सीख लिया गया था और उसका प्रयोग पहनावे में दिखा। अगर इस समय के उत्कृष्ट नमूने को देखना है तो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित जोगीमारा की गुफाओं में जाना होगा और दुर्ग छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी की एक पेंटिंग जिसमें चीनी आदमी गधे की सवारी करता हुआ दिखता है, वो इस समय का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है।
दोस्तों देखा जाए तो सही मायने में पेंटिंग की शुरुआत गुप्ता पीरियड से मानी जा सकती है। संस्कृत के बड़े ही मशहूर नाटक मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखा, उसमें कई पेंटिंग का वर्णन किया गया है। इसी प्ले में पेंटिंग के 6 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें षठ अंग कहा जाता है। पहला रूप भेद, दूसरा सदृश्यम, तीसरा भाव, चौथा वर्णिका भंग, पांचवा प्रमाणम और छठवां लावण्य योजना। यहाँ रूप भेद का मतलब है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आकार से, चौकोर, गोल, कठोर, मुलायम। मतलब ये पेंटिंग्स में जब हम इस तरह की चीजें बना रहे हैं तो समझ में आनी चाहिए कि ये मुलायम वस्तु है, ये कठोर वस्तु है, एक्सेट्रा। सदृश्यम का मतलब होता है हूबहू चित्रण करना। कहने का मतलब कि अगर हम किसी नदी का चित्र बना रहे हैं तो नदी के आसपास जैसे कि पेड़ पौधे, घास, पक्षी, ये सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं उस पेंटिंग के लिए जितना कि नदी का चित्र। भाव, भाव का मतलब है कि चित्रकार के मन में उठे हुए भाव, और दूसरा दर्शक के मन में उत्पन्न होने वाले भाव। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग रंगों के संयोजक से कहां कहां कौन सा रंग भरा जाना है, वो सब वर्णिका भंग कैटेगरी में आता है। उसके बाद प्रमाणम, प्रमाणम यानी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब अंगों का उपयुक्त अनुपात, की शक्ल कितनी बड़ी होनी चाहिए, उस पूरे फोटो के अनुपात के हिसाब से अगर आप अनुमान लगाएं तो हाथ कितना बड़ा होना चाहिए। डिस्टेंस फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि कोई आदमी अगर पेंटिंग में दूर खड़ा है तो वो समझ में आना चाहिए कि ये दूर है और ये पास है, तो इसको प्रमाणम कहते हैं। लावण्य योजनम, भाव में इमोशंस का घुला हुआ होना। इसके अलावा ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर में पेंटिंग्स के कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे लेप्या चित्रा, लेख्या चित्रा और पट्टा चित्रा। लेप्या चित्रा कपड़े पर कल्पित कथाओं को दर्शाना। वहीं लेख्या चित्रा का मतलब स्केचेस, जिसमें लकीरों से कलाकारी की जाती है। और पट्टा चित्रा यानी स्क्रॉल पेंटिंग्स, मतलब कपड़े पर बनी हुई फड़। ये बाद में विकसित हुई, ये लेटर ट्रेडिशन का पार्ट है। और फड़ में यहाँ पर आपको बता दूं, फड़ होता है कि एक कपड़ा होता है, उस पर कहानियां, वो पेंटिंग्स बना राजस्थान में इसको क्या है कि कहानियों की फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर आप पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो एक कपड़े पर उन्होंने पेंटिंग बनाई, और फिर पेंटिंग बनाते गए, आगे कपड़ा बढ़ता गया, और फिर उसको फोल्ड करके, जैसे पुराने ज़माने में कुंडलियाँ मिला करती थी फोल्डेड सी, वैसे गोल गोल उन्होंने उनको रोल करके फोल्ड करके रख दिया है, तो इसको पट्टा चित्रा कहते हैं। उसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमें पेंटिंग की 3 स्टाइल्स का पता चलता है: चौक पितक, यम पितक और दिघल पितक। अलग अलग फ्रेम्स में अगर आपने पेंटिंग बनाई है तो वो चौक पितक में डाली जा सकती हैं, और अगर आपने विदाउट फ्रेम पेंटिंग बनाई है तो उसको हम यम पितक में रखेंगे, और लॉन्ग स्क्रॉल्स ऑफ पेंटिंग, फड़ वाली जो भी पेंटिंग्स है, उनको हम दिघल पितक में रखेंगे। दोस्तों पेंटिंग्स को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं: मुराल पेंटिंग यानी भित्ति चित्रण, मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला, और फोक पेंटिंग यानी लोक चित्रकला। मुराल पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्रण में हम अजंता केव पेंटिंग्स, अलोरा केव पेंटिंग्स, बाग केव पेंटिंग, अर्नामलाई केव पेंटिंग, सीतन वत्सल केव पेंटिंग, रावण छन्या रॉक शेल्टर और लेपाक्षी पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रकला में हम पाल स्कूल ऑफ आर्ट, अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली सल्तनत पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट्स, साउथ इंडियन मिनिएचर और मॉडर्न पेंटिंग्स को देखेंगे। वहीं रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन होंगे: राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और बशोली पेंटिंग। वहीं साउथ इंडियन मिनिएचर्स में हम तंजौर पेंटिंग और मैसूर पेंटिंग्स देखेंगे बस। और अगर हम मॉडर्न पेंटिंग की बात करें तो मॉडर्न पेंटिंग में हम कंपनी पेंटिंग, बाजार पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग और क्यूबिकल स्टाइल पेंटिंग्स को देखेंगे। अब तीसरी कैटेगरी जिसे फोक पेंटिंग यानी लोक चित्रकला कहते हैं, उसमें हम मधुबनी पेंटिंग, पट्टा चित्रा, पटुआ आर्ट, कलीघट पेंटिंग, पटिकर पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग,
थंग का पेंटिंग और मंजुषा पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सीरीज के आने वाले पार्ट में ये तीनों पेंटिंग जो कि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर अभी तक मैं आपको अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सुझाव मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और आप मेरी ईमेल आईडी theselfeducationgroup@gmail.com पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।